बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद और इंतहाई दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। अब तांगे की बजाय एक टैक्सी स्कूल के बाहर खड़ी होती। उस्तानी टैक्सी में ड्राइवर के साथ बैठती, हंस हंस कर बातें करती और टैक्सी उसे ले जाती। कितने लोग उंगलियां दांतों में दबा लेते थे जब हमारी उस्तानी के अमीर कबीर उम्मीदवारों ने सुना कि उसने एक अनपढ़ तांगे वाले के साथ शादी कर ली है, तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि शादी कहाँ की है, ये तो गुनाहों पर पर्दा डालने का जरिया है। हमें तो पहले ही पता था कि चालू माल है, अब तांगे वाले को खामन बनाकर धंधा और फैलाएगी। वो 8वीं जमात में हमारी उस्तानी थी। हमने भी जब सुना कि हमारी उस्तानी ने एक तांगे वाले के साथ शादी कर ली है तो अफसोस हुआ कि इतनी अच्छी, इतनी प्यारी उस्तानी ने ये क्या किया। हम उस वक्त छोटी छोटी थी, बहुत सी बातों को हम नहीं समझ सकती थी। उस्तानी से पूछने की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उन्होंने तांगे वाले से क्यों शादी की है। हमने कई बार देखा था कि छुट्टी के वक्त कोई स्कूटर वाला या कार वाला उनके करीब रुककर गाड़ी की पेशकश करता था। हमारी उस्तानी मुस्कुराकर शुक्रिया अदा कर देती थी, लेकिन कभी लिफ्ट कबूल नहीं की थी। ये देखकर ही हमें हैरत होती थी कि उस्तानी ने किसी स्कूटर या कार वाले से शादी क्यों नहीं की। शादी के बाद हमने देखा कि छुट्टी के वक्त बाहर एक तांगा खड़ा होता था। उस्तानी बाहर जाकर तांगे में बैठ जाती और तांगे वाले से हंस हंस कर बातें करती और तांगा हमारी नज़रों से ओझल हो जाता। ये उस्तानी का अपना तांगा और तांगे वाला उसका खावन था। अब 4 साल बाद तांगे की बजाय एक टैक्सी स्कूल के बाहर खड़ी होती है। उस्तानी टैक्सी में ड्राइवर के साथ बैठ जाती और हंस हंस कर बातें करती और टैक्सी इसे जब ले जाती तो कई लोग उंगलियां दांतों में लेकर सोचने लगते, इतनी प्यारी उस्तानी, ऐसा अजड़ ड्राइवर। 4 साल गुजर गए जब उस्तानी ने टांगे वाले से शादी की थी। उस वक्त हम 8वीं जमात में थीं, अब कॉलेज के तीसरे साल में हैं। बातें जो 8वीं जमात में हमारी समझ से बालातर थीं, अब वो खुलकर हमारे सामने आ गई। मगर एक मुअम्मा अभी हल नहीं हुआ था। वो ये था कि उस्तानी ने टांगे वाले के साथ शादी क्यों की और क्या लोगों के कहने के मुताबिक वो चालू माल है। हमें यकीन नहीं आता था कि ऐसे अच्छे इखलाक की उस्तानी की स्कूल से बाहर की ज़िंदगी इतनी गलीज़ हो सकती है। हम अपने कॉलेज में चालू माल हर रोज़ देखा करती हैं। ये अमीर और मुतवसत तबके की चंद एक लड़कियां हैं जिन्हें माँ बाप ने कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए भेजा और वो कॉलेज में आकर किसी स्कूटर या कार वाले के साथ चली जाती थीं। कॉलेज में इन बातों से और हरकतों से आवारगी और बदकिरदारी जाहिर होती है। वो हर बात फिल्मी मुकालमों की ज़ुबान में करती, इनकी नमूदो नुमाइश मॉडल गर्ल्स की तरह होती है और माँ बाप की ये कंवारी बेटियाँ हम जैसी तालिबात को जो तालीम और अपनी इज्जत को अजीज समझती हैं पसमानदा और गवार कहा करती थीं।
हमारी 8वीं जमात की उस्तानी ने कभी कोई शोखी नहीं की थी, कोई बेहुदा बात कभी नहीं की थी, और जहाँ तक हमें याद पड़ता है वो मुहज्जिब परस्त भी थीं। अब जबकि हमारे शऊर बेदार हो चुके हैं, एक रोज़ फिर दोस्त और मैं बस के इंतज़ार में खड़ी थी। हमारे सामने एक टैक्सी गुजरी। ड्राइवर के साथ हमारी उस्तानी बैठी थी और वो हंस रही थी। ड्राइवर भी मुस्कुरा रहा था। फिर दोस्त ने कहा कि वो हमारी उस्तानी है। मैंने कहा नहीं, कोई और होगी। उस्तानी होती तो पिछली सीट पर बैठती, यूं ड्राइवर के साथ बैठकर हंस हंस के बातें ना करती। वो हमारी उस्तानी ही थी। मैं अपने आप को धोखा दे रही थी। इस रोज़ हमने फैसला किया, चलो उस्तानी के घर चलती हैं, शायद ये मुअम्मा भी हल हो जाए। अगले एतवार फिर दोस्त और मैं उस्तानी के घर चली गईं। हमें देखकर वो बहुत खुश हुई, कहने लगी, किसी पुरानी तलबा को देखती हूँ तो इतनी खुशी होती है जैसे अपनी बच्ची को देख लिया हो। और मैं कहती हूँ कि ये मेरे हाथ के लगाए हुए पौधे हैं। घर में इनकी बूढ़ी माँ थी और 2 बच्चे जो बड़े प्यारे से थे। अलबत्ता उस्तानी का घर हमें अच्छा नहीं लगा। गंदी सी आबादी में छोटा सा मकान था, 2 कमरे, एक बावर्ची खाना, गुसल खाना और छोटा सा स्टोर। इस मकान में उस्तानी कहती हैं, यही एक खूबी है कि ये इनका अपना है। इधर उधर की बहुत सी बातें करके हमें यकीन हो गया कि उस्तानी अब हमें बच्चियां नहीं, सहेली समझ रही हैं और इनके बेतकल्लुफ़ी से बात की जा सकती है। इन्हें भी गालिबन यकीन हो गया था कि हमारे साथ हर किस्म की बात की जा सकती है। मैंने किसी तमहीद के बगैर ही कह दिया, आपने तांगे वाले के साथ शादी क्यों की थी? और अब सुना है कि आप तांगे की बजाय टैक्सी पर स्कूल आती जाती हैं। अपना तांगा छोड़कर आप टैक्सी में क्यों आती जाती हैं? वो हंस पड़ी और कहने लगी, तांगे वाला भी मेरा खावंद था और टैक्सी ड्राइवर भी मेरा खावंद ही है। हमारे जहन में मुअम्मा और ज़्यादा पेचीदा हो गया। जवाब ही ऐसा था कि जहन से अगला सवाल ही निकल गया। पूछें तो क्या पूछें? हमारी उस्तानी की हॉबी है कि वो पहले तांगे वाले से शादी की, फिर टैक्सी वाले से कर ली, अब रिक्शा वाले की बारी है, इसके बाद बस ड्राइवर। हम फटी फटी नज़रों से इन्हें देखने लगे। वो हमारी हैरत को समझ गई और बोली, मैं तुम्हें यह किस्सा शुरू से सुनाती हूँ, तुम दोनों तो सिर्फ हैरान हुई हो। लोग मुझे रुस्वा भी कर चुके हैं। अगर तुम्हें ये बात ना सुनाती तो तुम भी इन लोगों में शामिल हो जाओगी जो मुझे बदनाम करते फिरते हैं। इसके बाद जो किस्सा सामने आया और जिसकी हमने काबिल एतमाद हलकों से तस्दीक भी करवाई, यूं है, उस्तानी का बाप तांगा बान था। इसका वाहिद औलाद यही एक लड़की थी जिसकी पैदाइश के बाद माँ के अंदर कोई ऐसा नुक्स पैदा हो गया जिसकी वजह से कोई और औलाद पैदा न हुई। ये इरादा माँ के दिल में आया था कि बच्ची को पढ़ाएंगे और किसी अच्छे घर ब्याहेंगे। घर में और कोई बच्चा ना हुआ तो माँ बाप का सारा लाड प्यार इस एक ही के हिस्से में आ गया। लेकिन माँ और बाप ने इसे बिगाड़ा नहीं, प्यार के साथ तरबियत भी बहुत अच्छी की। स्कूल पहुंच जाने की उम्र में स्कूल बिठा दिया। बच्ची ज़हीन निकली, तांगे का प्यार घर ही कर गया। उस्तानी कहती हैं, आज भी तांगा मुझे अपने हवाई जहाज़ से ज़्यादा प्यारा लगता है। उस्तानी नवी जमात में पहुंची तो बाप का दमा हो गया। वो मामूली मामूली दवाइयों से दबाता रहता। बिगड़ती हुई हालत में उठ आया और बाप तांगा चलाने से माजूर होने लगा। आमदनी पहले ही कम हो गई थी क्योंकि शहर में रक्शे और टैक्सियां चल पड़ी थीं। कई सड़कें टांगों के लिए बंद कर दी गई थी और घोड़े का चारा महंगा हो गया था। पैसे
अब तांगा कई कई दिन खड़ा रहता था। बाप को ज़रा सा फाका होता तो तांगा जोत लेता और इतने पैसे कमा लेता जिससे घोड़े का और घर वालों का पेट 2-4 दिन के लिए भर जाता। वो महज आर्जी था। उस्तानी की तालीम के अखराजात भी थे। उस्तानी ने अपने अखराजात ट्यूशन से पूरे करने की कोशिश की, लेकिन इनकी बस्ती में तालीम का रिवाज नहीं था। बस बस्ती से बाहर उस्तानी किसी को जानती पहचानती नहीं थी। ट्यूशन का कोई बंदोबस्त ना हो सका। अलबत्ता इनकी हेडमिस्ट्रेस ने इनकी ये मदद की और 10 रुपये माहवार वजीफ़ा देने लगी। लिहाजा तालीम का सिलसिला चल निकला। बाप को जब दमे के दौरों का सिलसिला तेज हो गया तो तांगा पूरा महीना खड़ा रहने से घोड़ा सफ़ेद हाथी बन गया। उस्तानी के चचा का एक बेटा जवान था। इसके माँ बाप मर चुके थे और वो खाला के घर रहता था। वो भी तांगा चलाता था लेकिन आवारा हो गया था। तांगा इसके हवाले करके वो चाहे तो इसी घर में आ जाए और चाहे तो जहाँ मर्जी रह ले और तांगे की कमाई आधी खुद रखे और आधी बाबा को दे दे। वो आ गया और इसने तांगा संभाल लिया। वो उस्तानी से 3-4 साल ही बड़ा था। इसने घर में ये फ़र्क पड़ा कि दाल रोटी चलने लगी। दिनों उस्तानी का चचा ज़ाद था। अपना हिस्सा रख लेता जो वो उजाड़ देता और बाकी पैसे उस्तानी के बाप को दे देता। वो कोरा अनपढ़ था। उस्तानी का मैट्रिक का इम्तहान आ गया और इम्तहान के दौरान इसका बाप मर गया। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। इसी में उन्होंने इम्तहान दिया। उनके आखिरी 3 पर्चों में उनके आंसू भी शामिल थे। पर्चे देखने वालों ने शायद कुछ नंबर इसलिए काट लिए होंगे कि लड़की लापरवाह है, पर्चों पर पानी टपकाती रही है। ताहम उन्होंने 561 नंबर ही दे दिए। बाप के मरते ही दीनू ज़्यादा आवारा हो गया। 3-3 दिन तांगा वापस ही नहीं लाता था। चंद दिन घर में कुछ पैसे दिए और फिर वो भी बंद हो गए। अब माँ के सामने एक ही मसला था कि बेटी को किसी अच्छे घर में ब्याह दे, मगर पल्ले कुछ भी नहीं था। इसके पास हांडी रोटी करने और बर्तन मांजने के सिवा कोई हुनर नहीं था। इसकी बस्ती में जो लोग रहते थे वो किसी को घर में नौकर रखने के काबिल नहीं थे, बल्कि इनकी अपनी दाल रोटी भी मुश्किल से ही चलती थी और औरतें खाते पीते घरानों में काम ढूंढती रहती थीं। उस्तानी की अम्मा भी एक रोज़ बस्ती से बाहर की दुनिया में चली गईं। 2 घरों में अपनी बिपता और ज़रूरत सुनाई तो उन्होंने 2 घरों में झाड़ पोंछ, बर्तन कपड़े धोने का काम मिल गया। इस औरत ने अपने घर में खावंद की कमाई पर राज किया था। अब दूसरे घरों के जूठे बर्तन और गंदे कपड़े धोने लगी। उस्तानी ने 3 ट्यूशन ढूंढ ली। इनके कुल 60 रुपये माहवार मिलते थे। वहीं से एक बड़े घर का रास्ता मालूम हो गया। वहां गई तो एक ही ट्यूशन 50 रुपये की मिल गई। इस ट्यूशन की वजह से उस्तानी कोठियों की दुनिया में पहुंच गई, जहां इन पर अपने मुतालिक चंद इंकशाफात हुए। मसलन ये कि वो बहुत खूबसूरत हैं, इनके बाल जादू जगाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हिरनी जैसी हैं, स्याह बुरके में इनका चेहरा और ज़्यादा निखर आता है। ऐसे इंकशाफ करने वाला पहला नौजवान उस बच्चे का भाई था जिसे उस्तानी पढ़ाने जाती थी। इस वक्त तक उस्तानी ने इसके सिवा कभी अपने मुतल्लिक सोचा ही न था कि वो नौजवान लड़की है और जब घर में काफ़ी पैसे हो जाएंगे तो इसकी शादी हो जाएगी। बाप की मौत और अब जीने की जद्दोजहद ने इन्हें रोमानवी बातें सोचने की मोहलत ही नहीं दी थी। इस अमीरजादे ने इन्हें बता दिया कि वो बहुत खूबसूरत हैं, तो इनके अंदर एक प्यारी सी हलचल पैदा होने लगी। ये लड़का इन्हें एक बार स्कूटर पर और एक बार
बाप की कार पर छोड़ने आया और एक शाम वो फिर इसकी कार में बैठ गईं। कार का रुख इनके घर की बजाय उस तरफ हो गया। एक शाम वो फिर इसकी कार में बैठ गईं। इसका रुख इनके घर की बजाय इस तरफ हो गया जिधर वैराना था। उस्तानी ने पूछा तो लड़के ने हंसकर टाल दिया। शाम का अंधेरा गहरा हो गया था। कार ऐसी जगह रुक गई जहां इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। लड़के ने पहले तो फिल्मी मकालमे बोले जो उस्तानी को बुरे न लगे, मगर लड़का बहुत बुरी हरकत पर उतर आया। तब उस्तानी को होश के साथ गुस्सा भी आया, लेकिन वो लड़की थी और बेआसरा भी थी। इस अमीर ज़ादे के घर से इन्हें 50 रुपए भी मिलते थे। ये सब कुछ सोचकर वो गुस्सा पी गईं और बड़े अच्छे अंदाज से इसे टाल दिया और वो इस वादे पर मुतमईन हो गया। उस रात घर जाकर उस्तानी ने बहुत सोचा कि वो क्या करे। वो समझ गई कि इस लड़के के दिल में मोहब्बत नहीं शैतान है। मोहब्बत होती तो भी वो ऐसा ख्वाब नहीं देख सकती थी कि इसके साथ इनकी शादी हो जाए। वो 50 रुपए माहवार की कुर्बानी भी नहीं दे सकती थी। उन्होंने ट्यूशन जारी रखने का फैसला किया और वहाँ जाती रहीं। इस लड़के ने इन्हें तोहफे और नकद पैसे की पेशकश शुरू कर दी, जो उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया, और इसके साथ उन्होंने स्कूटर और कार की लिफ्ट लेने से भी इनकार कर दिया। फिर एक रोज़ उन्होंने लड़के को ये धमकी देनी पड़ी कि मैं तुम्हारे वालिदैन को बता दूंगी। ये सिलसिला इस एक अमीर ज़ादे तक महदूद नहीं था। उस्तानी को अमीरों की इस बस्ती के एक बस स्टॉप पर काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ता था। वहाँ भी इन्हें लिफ्ट देने वाले पहुँच जाते थे। ये दुबले पतले मरियल से अमीर ज़ादे तन्हा लड़की को देखकर रुस्तम बन जाते थे, लेकिन इन्हें रुस्तम बनाने वाली भी मिल जाती थीं। इन्हीं की तरह अमीर ज़ादियाँ जो कोठियों से गालबन इसीलिए बन ठन कर अपने जिस्मों को ज़्यादा से ज़्यादा नंगा करके बाहर निकलती थीं कि इन्हें कोई लिफ्ट दे। वो बेहयाई से मुस्कुरा कर किसी स्कूटर के पीछे या कार वगैरह में इसके साथ बैठ जाती थी। उस्तानी जब इस माहौल में बस के इंतज़ार में जाकर खड़ी होती थी तो वो बुर्के के बावजूद अपने आप को उरियां समझने लगती थीं। इन्हें दो और चाहने वाले मिल गए थे। कभी एक इनके पीछे चल पड़ता, कभी दूसरा। इन दोनों ने कोई बेहुदा बात नहीं की थी, बस दिल का नजराना पेश करते थे। रानी बनाने के वादे करते थे, हुस्न और जवानी की तारीफें करते थे और दूर दूर तक साथ देने के वादे भी। इनमें से एक ने एक बार स्कूटर पर उनके घर तक पीछा किया। इससे पता चल गया कि लड़की गरीब घराने की है। वो दलेर हो गया। एक शाम उसने उस्तानी को रोक लिया और बदतमीजी की कोई बात नहीं की, बल्कि कहा, तुम तो मोती हो, कूड़े क्रिकेट में पड़ी क्या कर रही हो? आओ तुम्हें मैं अपनी कोठी दिखाऊं। मैं बदकार नहीं हूँ, अपने वालिदैन से तारुफ करवाऊंगा। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। वो चाहती ही यही हैं कि घर में मेरे लिए कोई शरीफ खूबसूरत लड़की लाएं। खुदा की कसम, हमारी सोसाइटी में कोई लड़की शरीफ नहीं, और खूबसूरती तो सबकी मसनूई है। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। उस्तानी इस वक्त तक इन मर्दों की जहनियत को भांप लिया था। उन्होंने इस नए आशिक को धुतकारने की बजाय कहा, मुझे इस कुछ अरसे के लिए खामत नहीं बल्कि एक बच्चा चाहिए जिसे मैं पढ़ा के पैसे कमा सकूं। मुझे कोई ट्यूशन दिला दो। वो जानती थी कि यहाँ गुस्सा और एहतजाज करना बेकार है। बेहतर तरीका ये है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़ायदा उठाऊं और अपने किरदार के मुताबिक अपनी इज्जत को बचाऊं। इस तरह इन्हें एक और ट्यूशन मिल गई और एक और चाहने वाला। घर में दीनू कभी कभी आता था और थोड़े से पैसे दे जाता था। अम्मा 2 घरों में काम कर रही थी। उस्तानी की ट्यूशन
पिछले पहर 3 बजे शुरू होती और रात 9 बजे ख़त्म होती थी। 3 बजे तक हांडी रोटी उस्तानी कर देती थी, घर की झाड़ पोंछ भी कर देती थी, इसलिए माँ को घर का कोई फिक्र नहीं होता था। माँ जहेज बनाने में मसरूफ़ रहीं और 2 साल गुजर गए। अब तो उस्तानी की खूबसूरती और जवानी निखर कर सामने आ गई। देखने वाले पहले से ज़्यादा खींचे चले आते थे। एक रोज़ शादी का पहला पैगाम आया। ये एक कारोबारी आदमी था। इसकी बीवी मर चुकी थी, दूसरी को तलाक दे चुका था, उम्र 40 के करीब थी, 2 बच्चे थे। इसने उस्तानी को कहीं देख लिया था और ये भी मालूम कर लिया था कि ये गरीब घराना है। इसने ये पेशकश की थी कि किसी को पता चले बगैर इतनी बड़ी रकम दूंगा जिससे बहुत सा जहेज भी बन जाएगा। माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसने बेटी से बात की तो बेटी ने भी हंसकर टाल दिया, लेकिन ये ख्याल बेटी के दिल में बैठ गया कि वो बहुत कीमती चीज़ है और मुंह मांगी कीमत लेके अपना हाथ किसी के हाथ में दे सकती है। एक रोज़ दीनू घर आया तो माँ ने इसे कहा कि दीनू, कुछ होश कर, लड़की जवान हो गई है, ज़्यादा पैसे दिया कर, इसका कुछ करूं, अब तो पैगाम भी आने लगे हैं। दीनू ने हैरान सा होकर जवाब दिया, जहेज कैसा, कैसे पैगाम? क्या तुम हमीदा को बाहर दे रही हो? मैं मर गया हूँ क्या? मुझे ताया ने कहा था कि मेरा तांगा संभाल ले, लड़की जवान हो रही है। तो क्या तुम्हें अपने खामन की बात का ज़रा लिहाज नहीं है? अम्मा उसका मुंह देखती ही रह गई कि और अब ये तेरा ही घर है, ताई ने मुझे ऐसा कहा था। ये कहकर उसने कहा, देख ताई, हमीदा के रिश्ते की बात कहीं पक्की ना कर देना, वरना मुझसे बुरा और कोई ना होगा। हमीदा की डोली इस घर से बाहर नहीं जाएगी। उस्तानी की माँ दीनू को जानती थी कि वो लोफर लफंगा चरसी भंगी है, गुंडागर्दी भी कर गुजरेगा। फिर भी इसने दीनू से कहा, बेटा ज़रा खुद ही सोचो, हमीदा मैट्रिक पास है और तुम अनपढ़, फिर अपनी आदतें देखो। मैं तो दिल में ये अरमान लिए बैठी हूँ कि इतनी अच्छी बेटी को किसी बहुत ही अच्छे घर में ब्याहूंगी। तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं कि तुम कब आओ और कब चले जाओ, और तांगा भी अपनी मर्जी से चलाते हो। दीनू ने कहा, तांगे वाले की बेटी बीए पास कर ले तो भी तांगे वाले की बेटी ही कहलाएगी ताई। वो किसी तांगी वाले के घर ही जाएगी। तुम ख्वाब देखने छोड़ दो, मैं अपनी आदतें छोड़ दूंगा। माँ परेशान हो गई। इसने बेटी से बात की तो इसने आदत के मुताबिक हंसकर टाल दिया। वो मजाक करता है, ऐसी बातें तो इसे सोचनी ही नहीं चाहिए। मगर दीनू सिर्फ यही नहीं, वो तो बहुत कुछ सोच चुका था। इसका उस्तानी को दूसरे दिन पता चला। माँ घर में काम करने चली गई। उस्तानी घर में अकेली थी। दीनू आ गया। उस्तानी से कहा, तुम्हारी माँ कहती है कि तुम्हारा रिश्ता बाहर कर देगी। मुझ में कौन सा ऐब है हमीदा? तुम्हें अपने किसी ऐब का पता नहीं है? उस्तानी ने इससे पूछा, तुम जुआ नहीं खेलते, चर्स नहीं पीते, लफंगबाजी भी नहीं करते, है ना? हमें तांगे की कमाई का हिस्सा भी नहीं देते। अगर तुम सिर्फ अनपढ़ होते तो मैं तुमसे आगे किसी को अच्छा नहीं समझती। तुम्हें तो इतनी भी शर्म नहीं आती कि मेरी माँ लोगों के घरों में नौकरी कर रही है, मैं दर दर पैसे कमाने के लिए झक मार रही हूँ। तुम्हें हमारे दुखों से वास्ता नहीं तो रिश्ते से भी कोई वास्ता मत रखो। दीनू भड़क उठा और धमकियाँ देने लगा। उस्तानी ने इसे कहा, मैं 10 जमाते पास हूँ दीनू, तुम सफ़ेद अनपढ़ हो। ज़रा अपनी शक्ल देख, मुझे एक से एक अच्छा रिश्ता मिल रहा है। चाहूँ तो किसी कार वाले से रिश्ता जोड़ दूँ। तुझे तो मैं अपना नौकर भी न रखूँ। नौकर भी रखूँगी तो किसी चरसी और जवारी को नहीं रखूँगी। दीनू बुझ गया और सर झुका कर चला गया। उस्तानी ने हमें सुनाया
کہ اس کی دھمکیوں نے میرے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ مجھے تو کاروں اور کوٹھیوں والے امیر زادے چاہتے ہیں۔ میں خوبصورت بھی ہوں، تعلیم یافتہ بھی ہوں، ایک دولت مند مجھے جہیز دینے کی پیشکش کر چکا تھا۔ میں جس راستے سے گزرتی ہوں کئی مرد مجھے دیکھنے کے لیے رک جاتے ہیں، تو کیا میرے لیے یہی تانگے والا چرسی ہی رہ گیا تھا؟ میں نے اسے ایسے تانے دیے کہ اس کی ساری غنڈہ گردی ٹھنڈی کر دی۔ وہ باہر نکل گیا۔ اس کے 2 روز بعد کا ذکر ہے کہ وہ بالکل اسی وقت آ گیا جب میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے گھر سے نکل رہی تھی۔ باہر ٹانگا کھڑا تھا۔ دینو نے کہا، کہاں کہاں جایا کرتی ہو؟ تانگا لایا ہوں۔ اس کی زبان میں کوئی تیزی اور ترشی نہیں تھی، بالکل بجھا ہوا تھا۔ میرے جی میں آئی کہ انکار کر دوں، لیکن اس کی برخورداری کو ٹھکرانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے 5 جگہوں پر جانا ہے، صرف ایک جگہ تک لے چلو، فلاں جگہ سے 9 بجے آ کر لے جانا۔ اس نے راستے میں استانی سے کوئی بات نہیں کی۔ ٹیوشن والے پہلے گھر تک اسے لے گیا اور رات آخری گھر کے سامنے سے لے آیا۔ استانی ڈرتی رہی کہ غنڈہ ہے، کہیں اور ہی نہ لے جائے، لیکن وہ چپ چاپ اسے گھر لے گیا اور پھر ہر روز استانی کو تانگے پر لے جاتا اور رات کو لے آتا۔ استانی اس سے کوئی بات نہیں کرتی تو وہ بھی چپ رہتا، جیسے بہرا اور گونگا ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کرتا کہ استانی کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھتا اور پھر سامنے دیکھنے لگ جاتا۔ پھر ایک دن انقلاب آ گیا اور وہ اچانک ہی آ گیا۔ بڑے اچھے گھرانے سے پیغام آ گیا۔ لڑکا مشرقی وسطی کے ایک ملک میں ملازم تھا، 6 ماہ کی چھٹی لے کر آیا تھا، اور لڑکا نہیں 28 سال کا آدمی تھا۔ چند معزز آدمیوں اور عورتوں نے بہت ہی جلدی رشتہ بھی طے کروا دیا اور شادی بھی کرا دی۔ شادی بڑی سادگی سے ہوئی۔ ماں بیٹی نے جو پیسہ بچا رکھا تھا اس سے تھوڑے سے کپڑے اور زیورات بھی بن گئے۔ اس پر بھی ناک منہ چڑھائی کہ لڑکی کی ماں 2 گھروں میں برتن مانجتی ہے۔ انہیں ہماری استانی اتنی پسند آئی کہ کسی کمی پیشی کی پرواہ ہی نہ کی۔ دینو شادی کے انتظام میں دلچسپی لیتا رہا اور ڈولی کے ساتھ تانگا لے کر غائب ہو گیا۔ استانی کو خاوند پسند آ گیا۔ سسرال میں روپے پیسے کی فراوانی تھی۔ طے ہوا کہ خاوند اسے اپنے ساتھ ملک سے باہر لے جائے گا، مگر ایک اور ڈرامے سے پردہ اٹھا۔ استانی ماں کے پاس آئی ہوئی تھی۔ ایک روز ایک بڑی تیز ترار اور فیشنیبل عورت ان کے گھر آئی۔ جوان تھی۔ اس نے استانی اور اس کی ماں سے کہا کہ تم غریب لوگ ہو، ہماری ایک حلہ بھی برداشت نہیں کر سکو گے۔ میں اس آدمی کی بیوی ہوں جسے تم نے داماد بنایا ہے۔ میرے 2 بچے ہیں۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اتنے بڑے گھرانے نے تمہاری یہ جھگی اور حیثیت بھی نہیں دیکھی اور شادی کر لی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آدمی چال باز ہے۔ جب سے باہر گیا ہے مجھے لکھ رہا ہے کہ تمہیں بلا لوں گا، لیکن بلاتا نہیں ہے۔ اب میں پرانی ہو گئی ہوں نا، سال بعد تم بھی پرانی ہو جاؤ گی۔ یہ دولت کا کھیل ہے، لیکن میں تمہیں بھڑکانے کے لیے یا تمہیں عرض کرنے کے لیے نہیں آئی کہ ابھی اس سے طلاق لے لو۔ میں تمہیں خبردار کرنے آئی ہوں کہ میرے مقابلے میں آنے کی جرأت نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ استانی اور اس کی ماں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ماں ان عورتوں کے پاس گئی جنہوں نے رشتہ کروایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ صحیح ہے کہ تمہارے داماد کی پہلے سے بیوی ہے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے، بد اخلاق عورت ہے۔ خاوند اسے باہر لے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں جانا چاہتی۔ اس کی غیر حاضری میں یہاں عیش کرتی ہے، اس سے پیسے منگواتی ہے اور یارانے الگ لگا رکھے ہیں۔ پھر وہ سسرال گئیں۔ خاوند استانی کو الگ لے گیا
اور اس نے اور انہیں بھی یہی بتایا جو انہیں پہلے عورتیں بتا چکی تھیں۔ استانی نے خامن سے گلہ کیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور اپنے آپ کو غیر شادی شدہ ظاہر کیا ہے۔ اسے پہلے ہی یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ خامد نے اسے یقین دلایا کہ پہلی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، لیکن استانی بگڑ گئی اور کہا کہ پھر طلاق دے کر ہمیں بتا کر شادی کرنی چاہیے تھی۔ اس پر خامد بھی بگڑ گیا، دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی۔ خاوند تانوں پر اتر آیا، یہاں تک کہہ بیٹھا کہ ذرا اپنا گھر دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو۔ ماں تمہاری لوگوں کے گھروں میں جھاڑو اور برتن کرتی ہے، تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے تمہیں عزت دی، کبھی خواب میں بھی زیور نہیں دیکھا جو میں نے تمہیں شادی پر پہنایا۔ تم اصل میں نیچ ذات ہو، باپ بھی تمہارا ٹانگا چلاتے چلاتے مر گیا اور تم اتنے بڑے گھر میں آ کر زبان چلا رہی ہو۔ تم جیسی دو چار خرید سکتا ہوں۔ استانی اس سے آگے کچھ نہ سن سکیں۔ انہوں نے سسرال کے زیور اور چیزیں جو پہن رکھی تھیں وہ اتار کر وہیں پھینک دیں اور ماں کے ساتھ گھر آ گئیں۔ گھر آ کے باقی کے زیور اور کپڑے ایک سوٹ کیس میں ڈالے اور وہ بھی سسرال پھینک آئی۔ جن دو کوٹھیوں میں ٹیوشن پڑھاتی تھیں انہوں نے وہاں سے ٹیوشن بھی چھوڑ دی۔ اس واقعہ کے بعد وہاں گئی اور ان سے مدد مانگی کہ اسے طلاق لے دیں۔ انہوں نے خاوند کو نوٹس دلوایا کہ فوراً طلاق دے دے ورنہ دھوکہ دہی اور اخراجات کا دعویٰ کر دیا جائے گا۔ خاوند مجرم تھا، پہلی بیوی کو طلاق دیے بغیر اس کے ساتھ اجازت کے بغیر دوسری شادی کر رہا تھا۔ اس نے طلاق لکھ کر بھیج دی۔ استانی نے ہمیں بتایا کہ تھوڑا عرصہ بعد پتہ چلا کہ اس آدمی کی پہلی بیوی واقعی آوارہ تھی، خاوند کے ساتھ ملک سے باہر نہیں جانا چاہتی تھی، اس سے الگ پیسے منگواتی تھی، اس کی غیر حاضری میں سسرال میں نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ اس نے فیشن کو زندگی بنا رکھا تھا اور اپنا وقت غیر مردوں کے ساتھ گزارتی تھی۔ خاوند اسے طلاق دینا چاہتا تھا لیکن وہ پولیس آفیسر کی بیٹی تھی۔ اس کے باپ نے داماد کو کہہ رکھا تھا کہ جس روز میری بیٹی کو طلاق دو گے اسی روز ڈکیتی کی واردات میں گرفتار کر لوں گا۔ اب باہر سے اس ارادے سے آیا تھا کہ اسے طلاق دے گا، لیکن اسے پھر وہی دھمکی ملی اور اب وہ ساری رقم لے کر آیا تھا کہ مقدمے اور رشوت میں خرچ کر کے بیوی سے گلو خلاصی کرائے گا، لیکن کسی کے غلط مشورے سے اس نے دولت پر بھروسہ کیا اور انتقاماً دوسری شادی کر لی۔ ادھر دوسری بیوی نے طلاق کا نوٹس دے دیا اور ادھر پہلی بیوی نے دوسری شادی کے جرم میں استغاثہ دائر کر دیا اور وہ چکی میں پسنے لگا۔ یوں جو ہوا سو ہوا، استانی کی دنیا میں زلزلہ آ گیا۔ ان کے ذہن میں خاوند کے یہی الفاظ ڈنک مارنے لگے کہ میں نے تمہیں خریدا ہے، اپنا گھر دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو۔ اس کے ساتھ وہ امیر زادے یاد آنے لگے جو اسے کاروں اور کوٹھیوں کے خواب دکھاتے تھے۔ اسے ان سے نفرت ہو گئی، روپے پیسے سے نفرت ہو گئی، وہ بے چین رہنے لگیں۔ ماں نے کہا بیٹی ٹیوشن پھر سے شروع کر دو، لیکن انہیں بڑے گھروں سے اور ان کی اجرت سے بھی نفرت ہو گئی تھی کہ وہاں کی ٹیوشن دوبارہ شروع نہیں کریں گی۔ گھر میں پیسے کی ضرورت تو تھی۔ ایک روز وہ اسکول کی ہیڈ مسٹرس کے پاس چلی گئیں جہاں ہم پڑھتی تھیں۔ ہیڈ مسٹرس کو اپنی تمام بپتا سنائی اور بہت روئیں۔ ہیڈ مسٹرس نے انہیں رکھ لیا، پرائیویٹ اسکول تھا، ان کی تنخواہ بھی معقول منظور کروا دی گئی اور انہیں 8ویں جماعت دے دی گئی۔ اس وقت ہم نئی 8ویں جماعت میں آئی تھیں۔ دینوں نے ان کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا، وہ گھوڑا اور ٹانگا بھی لے گیا تھا۔ استانی نے ماں سے دوسرے گھروں میں کام چھڑوا دیا اور سکول آنے جانے لگیں۔ ایک بار پھر انہیں کاروں اور سکوٹروں کی لفٹیں پیش کی جانے لگیں۔ ان کا
ذہن اب ان چیزوں سے دور چلا گیا تھا اور وہ یہ محسوس کرنے لگی تھیں کہ انہیں تکبر کی سزا ملی ہے۔ انہوں نے دینو سے کہا تھا کہ اپنی شکل دیکھو، تم ان پڑھ ہو، میں چاہوں تو کسی کار والے سے رشتہ جوڑ سکتی ہوں، لیکن تم جیسے کو تو میں اپنا نوکر بھی نہ رکھوں۔ انہیں یہ اپنی باتیں بار بار یاد آتی تھیں۔ ایک روز انہوں نے ماں کو بتائے بغیر دینو کی تلاش شروع کر دی۔ اسکول سے گھر پیدل گئیں اور کئی تانگے والوں کو روک کر پوچھا کہ دینو تانگے والا کہاں مل سکتا ہے۔ ایک تانگے والے نے انہیں بتایا کہ دینو کو ڈھونڈنا ہے تو فلاں جگہ مل جائے گا، تانگے سے جو کماتا ہے وہ چرس میں اڑا دیتا ہے۔ استانی اسی تانگے میں بیٹھی اور انہیں اس جگہ لے گیا۔ وہاں دینو نہیں تھا، بڑی ہی بدبو آ رہی تھی اور غلیظ جگہ تھی۔ وہاں دو آدمی بیٹھے تھے، وہ ملنگ تھے۔ استانی نے انہیں کہا کہ دینو آئے تو اسے کہنا حمیدہ آئی تھی، کہہ کے گئی ہے کہ رات کو گھر آنا بہت ضروری کام ہے۔ رات کو دینو ان کے گھر گیا۔ ماں اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ استانی نے کہا کہ میں نے بلایا ہے اور اسے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ پوچھا، دینو تم بری عادتیں چھوڑ سکتے ہو؟ تمہیں بری عادتوں سے کیا؟ دینو نے بے رخی سے جواب دیا، میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں حمیدہ، تم نے میری بات نہیں مانی تھی، میں بھی تمہاری بات اب نہیں مانوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کیوں بلایا ہے؟ میرا تیرا بڑا گہرا رشتہ ہے دینو، استانی نے کہا۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ دینو نے گھبرا کر دیکھا۔ استانی نے کہا، میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی، اور انہوں نے ساری بات سنا دی۔ دینو غنڈا تھا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور قہر سے بولا، میں پہلے اسے ٹھکانے لگاؤں گا جس نے دھوکہ دیا ہے۔ استانی نے اسے ٹھنڈا کر دیا اور کہا، کوئی فائدہ نہیں۔ دینو کے آنسو نکل آئے، کہنے لگا، میں تم سے زبردستی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تمہیں دل سے چاہتا تھا۔ اب ساری رات ملنگوں میں بیٹھا چرس پی پی کر تمہیں بھلانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ پاپی تو میں پہلے ہی تھا، تم نے تو حمیدہ مجھے دنیا کا بھی نہ چھوڑا تھا۔ اور جب اسکول میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ استانی نے ایک تانگے والے کے ساتھ شادی کر لی ہے تو ہمارے اسکول میں سناٹا طاری ہو گیا، اتنی پیاری استانی نے یہ کیا کیا؟ اور استانی کہتی کہ ان کے امیروں کبیروں کے امیدوار جو تھے یہاں تک مشہور کر دیا تھا کہ حمیدہ نے دھندا چلانے کے لیے تانگے والے کو خامن بنا لیا ہے تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ دینو نے بری عادتوں سے توبہ کر لی، لیکن جوے اور چرس کا نشہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ استانی اور دینو کو ایک صبر آزما جنگ لڑنی پڑی۔ آخر استانی کے والہانہ پیار نے دینو کو جوے اور خصوصاً چرس سے نجات دلا دی۔ دینو دنگا چلاتا رہا، استانی سکول پڑھاتی رہی۔ 3 برسوں میں کچھ رقم بچا لی جو پیشگی دے کر ایک سیکنڈ ہینڈ ٹیکسی قسطوں پر لے لی۔ دینو کو ٹیکسی چلاتے ہوئے اب 1 سال ہو گیا ہے۔ اردو لکھ پڑھ سکتا ہے، جو استانی کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ استانی اب بہت مطمئن اور خوشحال زندگی گزار رہی ہیں اور وہ اپنی زندگی اور دینو دونوں سے مطمئن ہیں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔